इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 1 है ये। तो पहला लिख लो, इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which study about electrical energy is converted into chemical energy. Electrical energy is converted into chemical energy, and chemical energy is converted into electrical energy. बाय ए रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होता है, बाय ए रेडॉक्स रिएक्शन। अब देख लो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक वेटेज वाला टॉपिक है, ये पहला बात तो ये है। कम से कम इसमें नीट में 3 क्वेश्चन मिनिमम आता है, तो चैप्टर बड़ा भी है और वेटेज भी ज्यादा है इसका। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन जो हम पढ़ते हैं वो पहला हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस। जैसे सॉल्यूशन में कितना हमने कंसंट्रेशन लिया तो उसका कंडक्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना है, सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस, वायर के अंदर नहीं, सॉल्यूशन के अंदर रेजिस्टेंस कितना है, कंडक्टिविटी कितना है, उसका कितना करंट फ्लो करवा रहा है, कौन ज्यादा करवाएगा कौन कम करवाएगा, कंडक्टेंस इतना हम पढ़ेंगे। दूसरा इस पार्ट में जो है पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इस सेल में हम 2 टाइप डिवाइड करेंगे। एक टाइप होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, हम करंट देंगे और वो करंट जाके रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसी बेसिस पे होता है, उसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलेंगे। और दूसरा जो होगा गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक सेल वो सेल हुआ जो हम बैटरी वगैरह में यूज करते हैं, उसको गैल्वेनिक सेल बोला जाता है। पहला बार गैल्वेनिक नहीं बनाया था इसलिए गैल्वेनिक नाम पड़ा हुआ, या वोल्टिक सेल बोलते हैं। वोल्टिक सेल, जैसे ये वाला जो सेल है, ये वाला जैसे ये सेल है, ये सेल वोल्टिक में आएगा। इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है। और इसमें हम इनपुट में क्या देंगे, इनपुट में करंट देंगे और आउटपुट में क्या मिलेगा, रिएक्शन मिलेगा। और इसमें हमें इनपुट में रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा और हमें आउटपुट में मिलेगा करंट। तो दोनों एक दूसरे को उल्टा है। इसमें इनपुट में हम करंट देते हैं और तब जाके रिएक्शन होता है, और इसमें हमें इनपुट में रिएक्शन हो रहा है। अब इसके अंदर हम रिएक्शन थोड़े करवाते जाते हैं, रिएक्शन ऑलरेडी होता है। जैसे हम सर्किट क्लोज करते हैं ये काम करना स्टार्ट कर देता है। तो केमिकल रिएक्शन इनपुट में होगा और आउटपुट में करंट मिलेगा, ये स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब अपने आप होता है। अब हमें जैसे सेल का हम सर्किट क्लोज करते हैं, घड़ी में बैटरी डालते हैं, या अभी ये जो हेडफोन है अगर बैटरी डालते हैं ऑटोमेटिक चलने लगता है। हम रिएक्शन ऑलरेडी अपने आप करने लगता है, हम कराते नहीं, इसलिए इसको स्पॉन्टेनियस बोला गया है। और ये रिएक्शन अपने आप नहीं करेगा जब तक हम करंट नहीं देंगे, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस कहने का मतलब ये हुआ कि हम बाहर से करंट दे रहे हैं,
एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं तब रिएक्शन हो रहा है। इसमें हम बाहर से मतलब एफर्ट नहीं लगा रहे हैं। अब हम पानी गिरा देंगे तो पानी फ्लो होने लगेगा, तो स्पॉन्टेनियस है क्योंकि अपने आप वो फ्लो होता है, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं होगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो वो प्रोसेस जो अपने आप हो जाए, हम इसके बारे में और डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस। जो प्रोसेस अपने आप नहीं हो, हमें करने के लिए एफर्ट लगाया जाए, दैट इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो हमें मेन चैप्टर में ही पढ़ना है। अब तीनों से एक एक क्वेश्चन आता है, तीनों पार्ट से एक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हमें जो वॉल्यूम वगैरह में इसका है, और इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, और इसमें हम पढ़ेंगे फैराडे लॉ, फैराडे लॉ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। तो इसमें मेनली दो ही पढ़ना है, और ये कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, जी आर के कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये 5-6 टर्म पढ़ना है। और इसमें जो है पढ़ना है सेल का वोल्टेज निकालना होगा, वोल्टेज ऑफ सेल, वोल्टेज ऑफ सेल, साथ में कंसंट्रेशन बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज क्या होगा। पूरे चैप्टर में हमें यही सब पढ़ना है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसमें ही एक और आता है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दोनों को मिला के एक कॉमन टाइप का पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब ऐसा समझो कि तुम 10th वगैरह में रिएक्शन कराते थे CuSO4 का और Zn का, तो बोलते थे ना कि ZnSO4 है, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये SO4 - क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस, हाँ कॉपर बन जाएगा। लेकिन तुम ये बोलते थे कि ZnSO4 अगर कॉपर के साथ रिएक्शन किया जाए तो ये रिएक्शन नहीं होगा, और उसका रीजन देते थे कि ज्यादा रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। लेकिन उसका अब हम आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से लेके आएंगे कि एक्चुअल में वो क्या है। रिएक्टिविटी तो है ही है, एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन हो रहा है, हम रेडॉक्स के बेसिस पे इसको बताएंगे कि कैसे रिएक्शन क्यों नहीं हो, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी क्वेश्चन उठाता है, और ये भी लॉजिकल पार्ट है ये। तो इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस में लॉजिकल है, फैराडे में न्यूमेरिकल है, सेल के वोल्टेज निकालने में न्यूमेरिकल मिलेगा, और ये लॉजिकल है। तो ये चैप्टर लॉजिकल है और प्लस थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो है ही, और न्यूमेरिकल ज्यादा कैलकुलेशन वाला भी नहीं है, लेकिन ये है कि समझना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहला पार्ट ये पढ़ेंगे क्योंकि हमें सिलेबस में ही है, पहले वॉल्यूम वगैरह में आओगे तो ये पहला मिलेगा, उसके बाद ये पढ़ेंगे, उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे। ये लिख लिए होगे। तो हम आज के लेक्चर में ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे लॉ। स्टार्ट करें ना। तब हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और पहले समझ लो, इसके बाद लिखना। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में सारा डिटेल में बता रहा हूं, उसके बाद फिर लिखवाता हूं मैं। तो पहला हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। प्रॉब्लम यहां नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा गैल्वेनिक सेल में, वहां पर कंफ्यूजन होता है। सब आसान पार्ट। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ध्यान से समझो पहले सेल के बारे में, तब लिखना। हमने एक कंटेनर में कंटेनर लिया, इस कंटेनर में हम एक सॉल्यूशन हमने लिया, एक्वस NaCl या कुछ का भी सॉल्यूशन ले लो। तो हमने एक सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन मान लो हमने एक्वस NaCl का हमने एक सॉल्यूशन लिया। पानी में डालने के बाद NaCl जो है वो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा।
अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो रॉड को डिप करते हैं। ये रॉड ऐसा होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, प्लेटिनम का भी हो सकता है, ठीक है, या कार्बन का भी हो सकता है, ग्रेफाइट वगैरह का। और यहां से हम एक सर्किट क्लोज करते हैं। ध्यान से पहले समझ लेना, इसके बाद लिखवाते हैं। अब क्या होता है, जैसे मान लो यहां से हमने करंट जोड़ा, अभी ऐसे समझो कि ये हमने एक प्लेटिनम का रॉड लिया और इसको अगर हम यहां से बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा? इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। क्यों? सर्किट क्लोज ही नहीं है यहां से यहां तक, यहां सर्किट क्लोज नहीं है। लेकिन इसी रॉड को, इसी सेटअप को उठा के इस सोल्यूशन में डिप कर दो, सोल्यूशन में डिप कर दो। जैसे तुम डिप करोगे तो तुम्हें एक सर्किट क्लोज होता चला जाएगा। अगर तुम यहां पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूशन है वो सर्किट को क्लोज कर रहा है। तो यहां वायर के जैसा नहीं करना है कि हमें वायर है और वायर में हमें सर्किट क्लोज कर दी हमने, कि यहां से बैटरी लगाया हमने, वायर कनेक्ट कर दिया, सर्किट क्लोज हो गया। यहां हमें जो सर्किट क्लोज करना है इनके बीच में, वो सॉल्यूशन का काम करेगा, सॉल्यूशन सर्किट को क्लोज करेगा। तो हमने दो रॉड लिया और इस रॉड को हमने इसके सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, बैटरी लगा दिया, डीसी पावर यहां से सप्लाई करेंगे, बैटरी लगा दिया, ये सर्किट क्लोज हो गया। इस रॉड को हम नाम देते हैं कैथोड और इस रॉड को हम नाम देते हैं एनोड। दोनों रॉड को अगर मिला लेंगे तो इलेक्ट्रोड के नाम से आता है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के नाम से आएगा। एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, ठीक है। कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे होता है रिडक्शन, जहां इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, गेन होता है। यानी इस रॉड पे रिडक्शन वाला रिएक्शन अकर होगा और इस रॉड पे होगा ऑक्सीडेशन, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, लॉस होंगे। अब सोचो कि जब ये यहां रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाला होगा तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां रिएक्शन, अब ये करा के मैं दिखाऊंगा, अभी सब रिएक्शन ही कराना है। तो यहां पर रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाला होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस इस सर्किट के थ्रू बाहर निकलेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है वो इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू बाहर निकलेगा। और बाहर निकलने के बाद इस वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर इस सेल के पास पहुंचेगा और इस सेल में एंट्री मारेगा, मतलब इस रॉड पे एंट्री मारेगा। तो यहां से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे करके बाहर निकलेगा और एंट्री करेगा यहां से, और यहां पर जो रिएक्शन होगा उसको वो गेन करवाएगा। यहां जो रिएक्शन होगा उसको क्या करवाएगा, गेन करवाएगा। तो जब यहां इलेक्ट्रॉन्स आके रहने लग जाएंगे इसके प्लेट पे, यहां इलेक्ट्रॉन जमा हो जाने लग जाएगा। जब रिएक्शन होगा तो उसको गेन करवाएगा। अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला है, तो बाहर निकला है तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, तो इस रॉड पे चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो जाता है। क्यों पॉजिटिव क्रिएट हो गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से यहां पर चार्ज पॉजिटिव क्रिएट हो गया है और यहां पर जैसे एंट्री किया है वैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं और इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो इस केस में चार्ज ऐसा होता है। अब जो दूसरा सेल है वोल्टिक सेल, उसमें चार्ज अलग अलग हो जाता है, लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रहेगा। तो वहां जो अभी थोड़ा सा बता दे रहा हूं, अगर तुम वोल्टिक सेल पढ़ोगे तो वोल्टिक सेल में कैथोड और एनोड ही होता है। यहां एनोड ही रहेगा और यहां कैथोड ही रहेगा। यहां ऑक्सीडेशन ही होगा और यहां रिडक्शन ही होगा, लेकिन यहां माइनस हो जाता है, यहां प्लस हो जाता है। उसका रीजन हम ये नहीं देते, उसका रीजन हम
बैटरी के टर्मिनल हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज यानी हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल से कनेक्टिविटी के बेसिस पर हम उसका साइन लिखते हैं। जहां लो पोटेंशियल से कनेक्ट होता है माइनस लिखते हैं, हाई पोटेंशियल से कनेक्ट होता है तो प्लस लिखते हैं। तो वोल्टेज वो बैटरी के टर्मिनल पे डिपेंड करता है, वहां साइन, यहाँ का साइन का अलग अलग मैटर है, वहां का साइन का अलग मैटर, लेकिन दोनों को होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो वो जब आएगा तब बताएंगे। अभी यहाँ ये समझो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहा है और ये वायर के थ्रू एंट्री किया और यहाँ से इस रॉड में एंट्री कर रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स घट रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है। अब यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर होगा रिडक्शन जहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अब इस सॉल्यूशन में क्या है, आयंस आयोनाइज हुए हैं। अब आयंस जब आयनाइज हुए हैं तो ये चार्ज जो है प्लस है, तो ये माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी एनायन जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो याद रखना A4 एनोड A4 एनायन, एनायन जो है इस रॉड के चारों तरफ सराउंडेड हो जाएंगे। और जो केटायन है C4 केटायन C4 कैथोड, जो केटायन है वो इस रॉड के चारों तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी पानी के जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसमें से केटायन जो है इधर मूव करने लगेगा और एनायन जो इधर मूव करने लगेगा, और वही यहां से यहां तक के चार्ज को या करंट को कैरी करता है, यानी वही सर्किट को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। यानी पानी के अंदर जैसे हम बोलते हैं ना कि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो करंट को कैरी करता है, चार्ज को कैरी करता है। तो पानी के अंदर कौन करेगा, तो पानी के अंदर करता है आयंस, और आयंस का इधर फ्लो होता है। जैसे हम करंट देंगे तो यहां एनायन का फ्लो इधर होने लगेगा और केटायन का फ्लो इधर होने लगेगा, और सब मिलके चार्ज को इधर से उधर डिस्प्लेस करेंगे, और इस तरह से सर्किट को क्या कर दिया जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो एनायन इधर भाग रहा है, केटायन इधर भाग रहा है, जब तक भागेगा तब तक करंट सर्किट कंप्लीट रहेगा, बनता रहेगा, और उसमें करंट फ्लो होता रहेगा। अब ऐसे सॉल्यूशन में तुम डाल दो जिस सॉल्यूशन में आयंस है ही नहीं, तो जब आयंस है ही नहीं तो करंट कैसे फ्लो होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर करंट को फ्लो करने के लिए हमें उसको आयनाइज होना जरूरी है। अगर वो आयनाइज नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इस तरह से सॉल्यूशन में हमने ऑलरेडी बात बता भी चुका है कि सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो नहीं करवाता, यानी जो आयनाइज नहीं होता है, करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, जो आयनाइज नहीं हुआ। अगर आयनाइज होता तो करंट फ्लो करवाता, इधर से उधर केटायन एनायन का फ्लो होता तो सर्किट कंप्लीट होता। तो जो अगर मान लो सॉल्यूशन में करंट को फ्लो नहीं करवा रहा है, आयनाइज नहीं हो रहा है, इसको क्या बोल देते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी इसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे, जिसमें करंट आयनाइज ही नहीं हो रहा है, यानी नॉन आयनाइजेबल है, ये आयनाइज नहीं होता। जैसे शुगर का सॉल्यूशन ले लो और इसमें शुगर वगैरह ले लोगे तो करंट फ्लो नहीं करवाएगा। यूरिया ले लो जिसका वैलेंट फैक्टर क्या होता है 1, तो ओ केस अगर लोगे तो उस केस में करंट फ्लो नहीं होगा। अगर हम बात करें कि जिसमें करंट फ्लो होता है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। तो तुम्हें बार बार ये वर्ड यहां सुनने को मिलेगा, एन इलेक्ट्रोलाइट, जब तुम न्यूमेरिकल बनाओगे तो सॉल्यूशन नहीं बोल के हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो सॉल्यूशन नहीं बोल के हम यहां बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का हो जाएगा, एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयनाइज है, यानी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी इसमें पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है और इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर वो कम
आयनाइज है तो कम करंट फ्लो करेगा, इसलिए हम वीक बोल देते हैं। तो ये पार्शियल डिसोसिएट होता है, यानी इसका अल्फा 100% होगा, इसका अल्फा लेस देन 100% होगा। और इस केस में तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम में बताया हूं मैं कि सॉल्ट जो होता है वो 100% आयनाइज होता है, इसीलिए वो इस कैटेगरी में आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयनाइज होते हैं। इस केस में आ जाएगा वीक एसिड, वीक बेस, जो पार्शियल डिसोसिएट होता है। ये तो बात हो गई सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइट का। कैथोड का हमने बात किया, एनोड का बात किया। कैथोड पे ऑक्सीडेशन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन सर्किट के थ्रू बाहर निकलेगा और इधर से एंट्री मारेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो रिएक्शन होना होगा, अब यहाँ पर एक रिएक्शन अपर होगा, यहाँ पर भी एक रिएक्शन होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन होगा, यहाँ रिडक्शन वाला रिएक्शन होगा, और आयंस मिल के सर्किट को क्लोज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें करंट, अगर हमने इलेक्ट्रॉन्स दिया, बैटरी लगाया, तो करंट कैसे फ्लो होगा। तो तुम फिजिक्स में पढ़ोगे कि जहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड फ्लो होते हैं, आउटर एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल सर्किट से हम बात कर रहे हैं। ये इंटरनल हो जाएगा और ये एक्सटर्नल हो जाएगा। तो एक्सटर्नल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड फ्लो कर रहे हैं, लेकिन करंट कैसे फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड, क्योंकि जस्ट उसके अपोजिट, फिर से पढ़े ना। हाँ, तो इसमें करंट फ्लो होगा कैथोड से एनोड, ठीक है। और ये ऐसे फ्लो होगा, इंटरनली जानना है तो इंटरनली ऐसे फ्लो होगा, क्योंकि ऐसे थोड़े कि यहां से यहां फ्लो हुआ फिर यहां से ऐसे हो जाएगा। जब ऐसे फ्लो हुआ तो इंटरनली ऐसे ही जाएगा, तो यानी इंटरनली एनोड से कहां जाएगा, कैथोड। लेकिन एक क्वेश्चन आ चुका है जेईई में, एक्सटर्नली जो है वो कैथोड से एनोड फ्लो होगा और इंटरनली एनोड से कैथोड फ्लो होगा, ठीक है। अब इसके बारे, ये तो हमारा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसके बारे में हमें आगे क्या पढ़ना है, तो जैसा हमने करंट दिया, रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हमें पहला जो पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइसिस ही पढ़ना है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि तुमसे यहां सॉल्यूशन दे देगा, बोलेगा बताओ एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ। तो 10 यहां पर लगभग तुम्हें लिखवाएंगे, जहां पर तुम्हें बताना होगा कि यहां क्या डिपोजिट हुआ, यहां क्या डिपोजिट हुआ या फॉर्म हुआ। जैसे इस क्वेश्चन में अगर एक्वस हटा दो, अगर हम फ्यूज ले लें, अभी आगे बताएंगे फ्यूज और एक्वस में क्या है। तो अगर मान लो फ्यूज है, केवल NaCl है, तो सोचो यहां पर NaCl अगर सोडियम यहां पर कलेक्ट हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, और ये सोडियम जो है एक्वस में है यानी सॉल्यूशन में, और ये सोडियम क्या बन गया, सॉलिड में। यानी धीरे 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 इस रॉड पे सोडियम क्या होता जाएगा, डिपोजिट होता जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, जिस चीज को करना होता है इस प्लेट पे लगा देते हैं और वो वहां पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग होने लगता है। यानी धीरे धीरे सोडियम इस प्लेट पे जमा होने लगेगा और इस रॉड का वेट बढ़ता भी चला जाएगा। और यहां पर है क्लोरीन। क्लोरीन अगर यहां पर होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। अगर Cl- इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो क्या बनेगा, क्लोरीन। अब क्लोरीन तो एग्जिस्ट नहीं करता है ना, एक और होगा और ये बन जाएगा क्लोरीन, और ये 2Cl- -2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, Cl2। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि कैथोड पे क्या डिपोजिट हुआ और एनोड पे क्या बना। तो एनोड पे क्लोरीन बना और कैथोड पे सोडियम डिपोजिट हुआ। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अब इसके बाद आ जाता है फैराडे लॉ, कि कितना हमने करंट दिया तो कितना यहां मास डिपोजिट हुआ, उसको हम बोलेंगे फैराडे लॉ। कि हमने कितना करंट पास किया तो कितना यहाँ उसका कैलकुलेशन चाहिए ना हमें, कितना टाइम तक हमने करंट को पास किया तो कितना मास डिपोजिट हुआ, उसको हम बोलेंगे फैराडे लॉ, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमें चीजें यही पढ़ना है। तो पहला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस।
तो अलग अलग तुम्हें सॉल्यूशन दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ कैथोड और एनोड पे क्या क्या बना। समझ में आ गया? तो लिखो, फिर डायग्राम निकाल लेना। लिखना, सबसे पहले हेडिंग डालना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, लिख लिए ना। सबसे पहले इसमें लिखो इलेक्ट्रोड। पहले इलेक्ट्रोड के बारे में लिखते हैं। इलेक्ट्रोड, इस दोनों रॉड को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसमें लिखना द इलेक्ट्रोड आर द सरफेस, द इलेक्ट्रोड आर द सरफेस, the electrode are the surface, the electrode are the surface on which oxidation and reduction, on which oxidation and reduction, oxidation and reduction half reaction। अब देखो, केवल ऑक्सीडेशन अगर होता है तो उसको ऑक्सीडेशन हाफ बोलते हैं, और रिडक्शन अगर हुआ तो रिडक्शन हाफ बोलेंगे। मतलब दोनों तो एक साथ होगा, लेकिन हम उसको हाफ हाफ के नाम देते हैं। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन अकर, अकर फुल स्टॉप डाल के लिखना। दे मे और मे नॉट, दे मे और मे नॉट, दे मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। जो रॉड है वो पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, वो इलेक्ट्रोलाइसिस में समझाएंगे कैसे करता है वो। आगे लिखना, those electrode which do not take participate in reaction, those electrode which do not take participate in the reaction is called inert electrode। inert electrode, inert कहने का मतलब ये नहीं कि उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ऐसा नहीं कि उसमें करंट जनरेट नहीं होगा। जैसे ग्रेफाइट ले लिए, प्लेटिनम का प्लेट ले लिए, तो ऐसा नहीं कि उसमें करंट नहीं जाएगा, करंट जाएगा लेकिन वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। नेक्स्ट लिखना नीचे, टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, पहला लिखना कैथोड एंड एनोड। टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड, टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड कैथोड एंड एनोड। तो पहला लिखना कैथोड, और इसमें लिखना कैथोड एंड एनोड। सेकेंड पॉइंट, कौन सा सेकेंड पॉइंट? संस्कृति। इलेक्ट्रोड विच डू नॉट टेक पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड, ये नहीं, इसमें नहीं लिखना है, इज कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट, इनर्ट गैस जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करे। कैथोड में लिखना इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोड, it is defined as electrode, it is defined as electrode at which reaction occur, at which reaction occur as electron are gained, as electron are gained, GINED लगा देना, gained by some species, by some species, that means reduction half reaction will occur, that means reduction half reaction will occur, that means reduction half reaction will be occur, that means reduction half reaction will be occur। नेक्स्ट लिखना एनोड, एनोड
It is defined as electrode at which oxidation occur it is defined as electrode at which oxidation occur as electrons are lost by some species. As electrons are lost by some species. नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट लिखो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या अपने से लिखो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यानी जहां पर करंट फ्लो नहीं होगा। और इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक में दो पार्ट बनाओ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक और वीक इलेक्ट्रोलाइटिक। नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक इन विच current will not flow and solution will be not ionized. Non-electrolytic, current will not flow and solution will not ionized. एग्जाम्पल में शुगर, यूरिया का सॉल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखना where solution is ionized and flow the current, where solution is ionized, where solution is ionized and flow the current. इसमें दो पार्ट करना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हम बोलेंगे सॉल्यूशन इज 100% आयनाइज्ड, solution is 100% ionized, solution is 100% ionized. एग्जाम्पल लिख लो, सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। नेक्स्ट लिखना वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट solution is partial dissociated ionized, solution is partial dissociated ionized. इसमें लिखना वीक एसिड और वीक बेस, ठीक है। अब आगे नोट डाल के लिखो, एक चीज छूट गया, चलो नोट डाल के लिख लेना। नोट डाल के लिखो पहला पॉइंट, when reaction will be occur, when reaction will be occur, when reaction will be occur, then electron will be released from, then electron will be released from anode, from anode through a external circuit, through external wire, through a external wire. क्या लिखे? When reaction will be occur at anode, electron will be released and electron will be released through external wire. That's why it has created positive charge. That's why
it has created positive charge. That's why it has created positive charge. And it attracted anion. And it attracted anion from the solution. And it attracted anion from the solution. यानी एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाते हैं, बाहर सर्किट के थ्रू जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा और ये एनायन को अपने तरफ जमा कर लेगा, कलेक्ट करने लगेगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट, रिलीज इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू कैथोड रॉड. Released electron enter into cathode rod through external wire that's why it has negative charge. And it attracted cation. ठीक है, एनायन इधर भागता है, केटायन इधर भागता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखना नोट में ही कि इलेक्ट्रॉन विल flow from anode to cathode. Electron will flow from anode to cathode from external circuit. ठीक है, और एक भी चीज ध्यान रखना कि बैटरी का जो हाई पोटेंशियल है, ये प्लस और ये माइनस. हाई पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन ऐसे अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होने के बाद इलेक्ट्रॉन इधर रिपल्सन हो जाता है. दैट्स वाई, क्या लिखे, नेक्स्ट लिखना, दैट्स वाई करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट. दैट्स वाई करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट. इंटरनल का नाम लोगे तो आगे घुमा देना ऐसे. अक्सर जो ज्ञान में पूछा है वो एक्सटर्नल का ही नाम लिया है. करंट विल फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट. ये एक्सटर्नल सर्किट है या इंटरनल सर्किट है? ठीक है, तो ये इसके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का बेसिक पॉइंट है. आगे लिखना, in a electrolytic cell cation is collected at cathode. And reduction will be occur. And reduction will be occur. And anion will be collected. And anion will be collected at anode. Anion will be collected at anode and oxidation will be occur. आफ्टर द सप्लाई ऑफ करेंट. ये सब कब होता है? जब हम करंट सप्लाई करते हैं तब. आफ्टर द सप्लाई ऑफ करेंट.
आफ्टर द सप्लाई ऑफ करेंट, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो डायग्राम बनाना है तो बना लो, और नहीं तो मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहा हूं उसमें बना लेना, बरोबर है क्या? मैं अभी एक और NaCl का भी इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट कर रहा हूं। ये सब बेसिक बता दिया तुम्हें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, कहां पर क्या होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, आयंस कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट सर्किट को क्लोज करने के लिए, ये सब चीजें मैंने बता दी। अब हम वन बाय वन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक दे देगा सॉल्यूशन और तुमसे पूछेगा कैथोड पर एनोड पे क्या बना। उसके बाद फैराडे लॉ में यही आएगा कि सोडियम कितना डिपोजिट हुआ, उसका मास कितना डिपोजिट हुआ, इतना टाइम तक करंट फ्लो हुआ तो मास कितना डिपोजिट होगा बताओ। तो वो हम फैराडे लॉ में पढ़ेंगे। मतलब ये पार्ट अपना एक लॉजिकल हो जाएगा और एक न्यूमेरिकल बेस हो जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। हेडिंग डाल लेना इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। पहला हमारा मोल्टेन, मोल्टेन या फ्यूज्ड। मोल्टेन या फ्यूज करने का मतलब ये हुआ कि इसमें वाटर ज्यादा नहीं है भी तो थोड़ा सा है, बहुत कम, नहीं के बराबर, मोल्टेन NaCl। और मैं हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा वही पूछेगा, वही पे ज्यादा ध्यान देंगे। मोल्टेन और फ्यूज NaCl, जहां पर हमने प्लेटिनम का या ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट में भी करंट फ्लो होता है, इसका हमने रॉड ले लिया। तो इलेक्ट्रोड जो हमने लिया है वो या तो प्लेटिनम का ले लो या तो ग्रेफाइट का ले लो, क्योंकि ये बात पे डिपेंड करता है कि रॉड किसका है। तो आगे चल के भी हम बात डिस्कस करेंगे कि रॉड अगर चेंज कर दे तो क्या होगा। अब यहां से हमने करंट फ्लो करवा दिया, यहां पर हमने मोल्टेन NaCl ले लिया, ठीक है। तो तुमसे अब क्वेश्चन में पूछेगा NaCl फ्यूज्ड NaCl, तो यहां पर ये एनोड है और ये कैथोड है। अब यहां पर जमा हो जाएगा, इसमें माइनस चार्ज होता है, इस पे प्लस चार्ज होता है। यहां पर बताओ जमा कौन हो जाएगा, क्लोरीन माइनस। तो जैसी करंट पास करवाया जाएगा क्लोरीन इधर जमा हो जाएगा और इधर से Na+ जमा हो जाएगा, यहां कलेक्ट हो जाएगा इसके रॉड के चारों तरफ। अब रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस दो आयंस के अलावा इसमें और कोई नहीं है, दो ही आयंस है। तो यहां ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर रिडक्शन होगा, और हम जानते हैं कि दोनों रिएक्शन एक साथ ही होता है। तो इस रॉड पे ऑक्सीडेशन, इस रॉड पे रिडक्शन। तो हम लिखेंगे एट एनोड, एट एनोड, या पहले कैथोड लिख लो, एट कैथोड। कैथोड पे जो होगा वो क्लोरीन सॉरी सोडियम, सोडियम क्या होगा, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहां रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, और यहां पर ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो यहां पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, बन गया सोडियम सोडियम सॉलिड, यानी ये यहां से एक्वस में से या सॉल्यूशन में से निकल के और इस रॉड पे क्या होता जाएगा, जमा होता चला जाएगा। यानी सोडियम इस सॉल्यूशन में से निकल के इस रॉड पे जमा होता चला जाएगा, यानी इसका धीरे धीरे वेट बढ़ता चला जाएगा। इसे यहां पर है, अब यहाँ रिएक्शन हुआ तो धीरे धीरे सोडियम इस प्लेट पे चिपकता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट एट कैथोड, सॉरी एट एनोड। एनोड पे हम देखेंगे तो यहाँ क्लोरीन माइनस है, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ये Cl क्लोरीन बनेगा। ये माइनस में इधर लिखा हूं, इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ऐसे लिख दिया तो कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्लोरीन तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से क्लोरीन क्लोरीन कंबाइंड हो जाएगा और 2Cl माइनस और -2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, Cl2। यानी यहां पर सोडियम डिपोजिट होगा और यहां क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा। अब इसका लेखा जोखा करेंगे हम फैराडे लॉ में, कितना करंट पास किया तो कितना ये क्लोरीन डिपोजिट हुआ। तो
यहां से जो क्वेश्चन पूछेगा कि फ्यूज NaCl में बताओ कैथोड पे क्या बना और एनोड पे क्या बना, तो सिंपल सा हमारा आंसर होगा कि कैथोड पे सोडियम डिपोजिट हुआ और एनोड पे क्लोरीन गैस इवॉल्व हुआ। अब यहाँ पे वॉल्यूम वगैरह सब निकालने के तुम्हें बोला जाएगा, यानी फिर से ये जितना भी चीजें पढ़े ना एसटीपी पर, अगर ये सेल को एसटीपी पर रख दिया जाए तो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा क्लोरीन का, इतना करंट दिया हमने तो कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा क्लोरीन का, या कितना मास डिपोजिट होगा, इन सब का कैलकुलेशन हम फैराडे लॉ में करने वाले हैं। तो कैथोड और एनोड पे क्लोरीन हमें जमा हो गया। तब डायग्राम निकाल लो और लिख लो ये। और एक चीज और लिख लेना, ओवरऑल रिएक्शन, ये तो सेपरेट हमने लिखा, यहां पर हमने लिखा रिडक्शन और यहां पे लिखा हमने ऑक्सीडेशन। अब हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखना है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन लिखना है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये लिखने के लिए नहीं आएगा, सिंपली इक्वेशन पूछा जाएगा। तो Na+ इलेक्ट्रॉन क्या बना, Na सॉलिड, ये एक्वस में है, और यहां क्या बना 2Cl- -2 इलेक्ट्रॉन क्या बना Cl2। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बचना नहीं चाहिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर है क्या, ये कैंसिल हो गया, क्योंकि लॉस और गेन बराबर होना चाहिए ना, बैलेंसिंग। तो इसमें ध्यान रखना है कि बैलेंसिंग कर देना था। 2Na+ + 2Cl-, पीछे दिख रहा है ना, 2Na+ + 2Cl- क्या बना 2Na सॉलिड और Cl2 बना। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया, यानी ये रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ओवरऑल रिएक्शन, ये ओवरऑल रिएक्शन हुआ। दोनों को ऐड कर देंगे हमारा हो जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन्स बचना नहीं चाहिए, कैंसिल आउट होना चाहिए, लॉस और गेन बराबर होना चाहिए। तो डायग्राम निकाल लो, रिएक्शन लिख लो, कैथोड पे क्या हुआ, एनोड पे क्या हुआ, और रेडॉक्स रिएक्शन यानी ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ, वो हुआ। ठीक है, तो हमसे नॉर्मली एमसीक्यू में यही पूछेगा, इसके अलावा कोई भी वर्ड नहीं पूछेगा। ये कैथोड पे क्या बना, एनोड पे क्या बना, यही क्वेश्चन सिंपल सा आता है, लेकिन इसमें भी लॉजिक है। अभी केवल हम एक का नहीं पढ़ना है, हम और भी तुम्हें एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। चलिए लिख लिए, डायग्राम वगैरह निकाल लिए सबने। चलो, तो अब यहां पर हम मोल्टेन NaCl को हटा के, हर बार यही करना पड़ेगा, या तो अगला बार डायग्राम बनाओ या नहीं बनाओ, या अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मैं तो हर बार डायग्राम बनाऊंगा और ये लिखना ही पड़ेगा। अब हमें इलेक्ट्रोलाइसिस जो सेकंड करना है वो करना है, कम से कम 10 टाइप से हम करेंगे। हमें इलेक्ट्रोलाइसिस जो करना है वो एक्वस NaCl का सॉल्यूशन है, और वही प्लेटिनम का रॉड है या ग्रेफाइट का है। अब एक्वस NaCl है, अब ध्यान देना, अब थोड़ा सा डायग्राम छोटा बना रहे हैं। यहां पर है एनोड, यहां पर है कैथोड, बैटरी से कनेक्ट कर दो, यहां से ब्राइन सॉल्यूशन ले लो एक्वस NaCl का, और यहां हो जाएगा एक्वस NaCl। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ये एनोड है, हर बार बनाना पड़ेगा। ये कैथोड है जहां पर रिडक्शन होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, सॉरी गेन होगा, जहां पर ऑक्सीडेशन होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, यहां पर Na+। अब एक्वस NaCl है, एक्वस NaCl है,
तो पानी भी तो थोड़ा बहुत आयनाइज होता है ना, पानी भी तो थोड़ा बहुत आयनाइज होता है, या थोड़ा सा H+ पहले से है उसमें। अब एक्वस NaCl है तो इसके केस में एक तो Na+ होगा और एक Cl- होगा। अब एक्वस जब नाम ले लिया, इसके पहले फ्यूज नाम लिया था, उसमें वाटर नहीं मान के हम चल रहे थे। जैसे एक्वस लिया तो वाटर के दो पार्ट, एक H+ और एक OH-। तो H+ और यहां OH-। ठीक है, अब एनायन दो दो हो गए, केटाइन दो दो हो गया। तो अब जाके यहां पर ये केटाइन यहां डिपोजिट हो जाएगा, सब जमा हो जाएगा, H+ भी जमा होगा और सोडियम प्लस भी जमा होगा, दोनों जमा होंगे क्योंकि दोनों कंपटीशन में है। और यहां पर ये क्लोरीन माइनस जमा हो जाएगा और OH- जमा हो जाएगा, दोनों जमा हो जाएगा, क्लोरीन माइनस भी जमा हो जाएगा और तो ये दोनों यहां जमा हो जाएंगे और ये दोनों यहां जमा हो जाएंगे। जैसे करंट देंगे सब काम हो जाएगा। अब रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ तो हम पहले बात करेंगे कैथोड पे रिएक्शन। कैथोड का रिएक्शन कैसे लिखेंगे? कैथोड का रिएक्शन, अब हमारे सामने समस्या ये है कि हम रिडक्शन किसका करवाएं। या तो हमारे को रिडक्शन, अब कैथोड पे H+ भी है और Na+ भी है, या तो मैं सोडियम प्लस को एक इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा दूं और सोडियम बना दूं, या हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन गेन करवा के और हाइड्रोजन और एक और इलेक्ट्रॉन्स गेन करवा के हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है, H2 बना दो, H2 बना दो। तो या तो मैं ये रिएक्शन लिखूंगा या तो मैं ये रिएक्शन लिखूंगा, दोनों में से कोई एक ही लिखना पड़ेगा, दोनों तो एक साथ होगा नहीं। अब यहां से हमें समस्या ये है कि मैं रिएक्शन लिखूं तो कौन लिखूं, ये वाला लिखूं या ये लिखूं कि दोनों लिखूं। तो पहला बात तो यह है कि दोनों नहीं लिखेंगे, और उसका रीजन ये है कि इनमें जब कंपटीशन होगा रिडक्शन होने के लिए तो किसी एक का पहले होगा, कोई एक जल्दी से रिड्यूस होना चाहेगा, जब उसका रिडक्शन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तब दूसरे का स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि दोनों एक ही साथ रिडक्शन होने लग गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसी यहां यहीं पर हमें लॉजिक क्लियर करना है कि दोनों में से कौन पहले होगा। एक बात ध्यान रखना कि दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है, कि दोनों में रिड्यूस होने का टेंडेंसी एक जैसा नहीं है, इसीलिए दोनों में एक साथ रिडक्शन नहीं होगा। पहले जिसके पास रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा है वो होगा, वो खत्म होने के बाद फिर दूसरा का होगा, वो खत्म होने के बाद हमें वो दूसरा का होगा वो पढ़ना ही नहीं है, हमें मान के चलना खत्म ही नहीं है वो खत्म हुआ तब सर दूसरे का हो, कब खत्म होगा वो हमें नहीं खत्म करना है, मतलब पहले एक ही को हमें सोचना है। अब यहां पर हमें प्रॉब्लम आ जाएगा कि हमें किसको रिड्यूस करना है, ठीक है, हमें रिड्यूस किसको करना है। तो कंपटीशन चला, यहां भी कंपटीशन चलेगा कि किसको ऑक्सीडाइज करे। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं और इसी ट्रिक से सारा चीजें सोल्व हो जाएगा, ठीक है, किसका पहले होगा किसका बाद में होगा। और ये ट्रिक बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से जाना जाता है। तभी ट्रिक लिखवा रहा हूं, ठीक है, तो राइट डाउन कर लेना, इससे चीजें क्लियरिटी आ जाएगी कौन किसको करना है। और ट्रिक याद कर लेना, यहां से लिख रहा हूं लीक, लीक LIC, LIC को बोलेंगे लीक। बासर, अब तुम अपने तरीके से भी याद कर लेना, लीक बासर, लेकिन याद ही करना पड़ेगा, लीक बासर काना, लीक बासर काना, CANA, लीक बासर काना। मग, लीक बासर काना मग। और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ट्रिक इसको जान जाओगे तो जो लास्ट वाला प्लस माइनस है ना, एक भी गलती नहीं होगा। लीक बासर काना मग,
अल मंजन, अल मंजन, अल मंजन कर, लिक बासर काना, अल मंजन कर। तुम अगर वॉल्यूम में देखोगे ना, तो वॉल्यूम में पेज नंबर 86 पे लिखा हुआ है, देखो यहां पे, लिक बासर काना मग अल मंजन कर, फिकर कोनी, अल मंजन कर, अल मंजन एक ही साथ लिखना है, अल मंजन, MNZN, अल मंजन कर, अल मंजन कर। फिकर कोनी, क्रोमियम में +3 होगा, फिकर को नी, फिकर या फिकर, फिकर कोनी, अल मंजन कर, फिकर कोनी। इनके बाद आता है नंबर हाइड्रोजन का, इसके बाद नंबर आता है हाइड्रोजन का। अब तुम अपने मराठी में भी लिख सकते हो अपने, लेकिन याद रखना है। इसके बाद आता है चापा, C फॉर कॉपर, H फॉर मर्क्यूरी, और A फॉर सिल्वर, और P फॉर प्लेटिनम, और A फॉर गोल्ड। चापा डायरेक्ट याद रखना, चापा कैसे, CHAPA, पहला पहला वर्ड, ठीक है। तो लिक बासर, BASR, बासर काना मग अल मंजन कर, फिकर कोनी, हाइड्रोजन चापा। मंजन करते हैं तो पानी बीच में आता है ना, करते हैं, तो यहां पर मंजन के बीच में आएगा पानी। ब्रश करते हैं तो पानी आता है ना, तो यहां पर वाटर आएगा, वहां लिख लेना वाटर। जानबूझ के मैं लिखवाया नहीं हूं, मंजन के बीच में पानी आता है। मंजन मालूम है ना, नहीं मालूम है? अच्छा, मंजन तुम लोग नहीं जानते हो? अभी हम ब्रश में क्या यूज करते हैं, कोलगेट यूज करते हैं, सेंसोडाइन यूज करते हैं। तो अभी एक उसका पाउडर भी आता है, मंजन, दंत मंजन। दंत मंजन आता है ना, जैसे अभी हम सेंसोडाइन कोलगेट वगैरह यूज करते हैं, तो पहले अभी भी आता है मंजन, ये विको का दंत मंजन, रेड रेड डाबर डाबर रेड का मंजन, उसी को बोला गया है। अब देखो, ये तो ट्रिक तुम्हें याद ही रखना, चाहे कैसे भी तुम याद रखो, अपने तरीके से बना के याद रखना, कैसे बना के रखना। इसको बोलेंगे चापा। अब याद रखना कि राइट साइड वाला जब भी आएगा उसका रिडक्शन होगा। राइट वाला कभी भी आएगा तो रिडक्शन होगा, और लेफ्ट वाला कभी भी आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। क्यों होगा वो सब बारे में हम आगे बात करेंगे, लॉजिकल बात आगे करेंगे। जैसे मान लो कि इस दोनों में कंपटीशन हो गया, तो इसको आपको रिड्यूस करवाना है और इसको ऑक्सीडाइज कराना है। इस दोनों में मान लो कंपटीशन हो गया, तो इसको आपको रिड्यूस करवाना है और इसको ऑक्सीडाइज करवाना है, ठीक है। अब मान लो हाइड्रोजन में और सोडियम में कंपटीशन हो गया, तो बताओ हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हमारा पहले रिडक्शन हो, क्योंकि ये सब जितने भी है ना ऑक्सीडेशन में
ऑक्सीडेशन का टेंडेंसी रखते हैं। ऐसे जान सकते हो कि ज्यादा रिएक्टिव है, और इधर देखो गोल्ड वाला है कम रिएक्टिव है। ये ज्यादा ऑक्सीडाइज के प्रॉपर्टी रखते हैं। ऑक्सीडेशन लिक बास लिथियम जो एस ब्लॉक होता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज होना चाहता है। राइट वाले साइड वाले रिड्यूस होना चाहेंगे। हाइड्रोजन यहां पर है और सोडियम यहां पर है, तो दोनों में जब कंपटीशन होगा तो इसका रिडक्शन पहले होगा, ये पहले रिड्यूस होना चाहेगा, ये दोनों कंपटीशन में जीत जाएगा, ये नहीं जीतेगा। इसीलिए हम वहां सोडियम नहीं बोल के क्या बोलेंगे कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब इसको समझाया जाता है वोल्टेज पे, तो लेकिन वोल्टेज तो याद करो, हर चीज का वोल्टेज याद थोड़ा ना करेंगे। इसको जैसे बुक में आएगा तो इसका वोल्टेज इतना है, इसका वोल्टेज इतना है, बोल दिया जाएगा। इसका वोल्टेज ज्यादा है इसीलिए ये होगा। तो वोल्टेज पे बाद में हम जब हम वोल्टेज वाले के बारे में डिस्कस कर लेंगे तो बाद में उसको कनेक्ट कर देंगे। अब इस ट्रिक पे बता देते हैं। बुक में डायरेक्ट लिख देगा, चाहे तुम्हारा वॉल्यूम में डायरेक्ट लिखेगा कि इसका वोल्टेज ज्यादा है इसलिए पहले ये रिड्यूस। अब कितना का वोल्टेज याद रखोगे, 50 का याद रखोगे क्या? नहीं ना, तो ट्रिक याद रखना। और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वोल्टेज हम कनेक्ट कर देंगे आगे चल के। तो याद रखना हाइड्रोजन में और सोडियम में जब भी कंपटीशन होगा तो हाइड्रोजन जीत जाएगा और इसका पहले रिडक्शन होगा, और तब तक होगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाए। तो हमें खत्म नहीं करना है, हमारा सिलेबस में नहीं करना है खत्म। सर खत्म हो, कब खत्म होगा? खत्म नहीं होगा ये। हाँ, एडवांस में क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कब खत्म होगा, वो कितना करंट और कितने टाइम तक पास किया जाए खत्म हो जाए। तो हमें खत्म नहीं करना है, ठीक है। तो ये लिख लिए रिएक्शन कैथोड पे होगा, ये नहीं होगा, सोडियम डिपोजिट नहीं होगा। तो एट कैथोड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व, हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। अब आते हैं एनोड पे। अब एनोड पे जैसे आएंगे तो यहाँ पर क्लोरीन और OH नहीं मिलेगा हमें। तो तुम याद रखना इस चीज को हमेशा, कई बार तुम्हें आगे चल के ही मिलेगा। इस चीज को याद रखना। क्लोरीन में पहले लिखता हूं मैं, क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन्स, हम एनोड के बारे में बात कर रहे हैं, क्लोरीन में अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुआ तो बना Cl। एक और क्लोरीन लिख दूं मैं, क्लोरीन बना, ऐड कर दूं 2Cl माइनस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया Cl2। OH वाला लिखूं मैं, OH वाला लिख दे रहा हूं, तुम लोग याद रखना OH माइनस, कई जगह वाटर भी लिखता है, मैं तुम्हें OH पे समझा रहा हूं। 4OH माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं, ठीक है। तो ये बनता है O2 प्लस H2H2O। तो ये रिएक्शन याद रखना कि एक डायरेक्ट अगर OH इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करता है तो ये जनरेट करता है, तो ये लर्न करना पड़ेगा। और इसमें भी अगर दोनों में कंपेयर हुआ तो बस यही तुम्हें एक याद रखना है, इस दोनों में अगर कंपेयर हुआ तो जीतता क्लोरीन है। इसमें जीतेगा क्लोरीन। इसमें जीतेगा कौन? क्लोरीन। ये रिएक्शन, और इसका कॉन्सेप्ट बोला जाता है ड्यू टू ओवर वोल्टेज। अगर मैं तुम्हें वोल्टेज के बेसिस से बताऊं तो इसका वोल्टेज ज्यादा होता है, इसका कम होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटल क्या देखा गया कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जाता है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने के बजाय क्लोरीन गैस लिबरेट होने लगता है। तो इसको ज्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, ये सोच लेना एक्सपेरिमेंटल है, ये ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो जब भी तुम्हें OH में और क्लोरीन में कंपटीशन होगा तो किसको जिताओगे? क्लोरीन को, ऑलवेज। यहां इसका ऑक्सीडेशन होगा, याद रखोगे ना, ये केवल एक ही याद रखना, बाकी नहीं याद रखना। तो कुल मिला के ये हुआ कि यहां पर ऑक्सीजन गैस यहां पर क्लोरीन गैस लिबरेट हुआ और यहां पर
हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तो लिख लेना शॉर्ट मतलब ऊपर कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस, सॉरी एनोड पे क्लोरीन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लेकिन लॉजिकली याद रखना है। एक ही वस्तु को याद रखने के लिए बोला हूं। और ये ओवर वोल्टेज, अब ये बात बोला सर ओवर वोल्टेज क्या होता है, फिजिक्स से पढ़ना है। ओवर वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाया जाता है ना, तो क्योंकि वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट हम नहीं कर रहे हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने के बजाय क्लोरीन होने लगता है। होना चाहिए था, ये होता है ये ड्यू टू ओवर वोल्टेज। अब इसके ज्यादा इसमें कंसेप्ट हमें नहीं सीखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। अब हो गया, इतना ही पूछेगा। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं चलो नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2। अब तुम बताओ मेरे को, अब मैं बस तुमसे क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा, तुम बताते जाओगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuCl2, एक्वस CuCl2 और प्लेटिनम का या ग्रेफाइट का रॉड है। अब तुम बताते जाओगे, मैं पूछता चला जाऊंगा। तो जल्दी जल्दी बताओ, क्योंकि जितना इसमें लॉजिक बताना था बता दिया। अब आगे क्वेश्चन आएगा तो और लॉजिक बताएंगे, पहले इसमें बताओ क्या होगा। कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा। क्वेश्चन में इतना ही रहेगा कि एट कैथोड इट विल बी फॉर्म, एनोड पे क्या बनेगा। डायग्राम बनाओ। अब ये नहीं कि हमें रट लेना हर चीज। अब तुमसे कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस पूछ सकता है, तो तुम लॉजिकल बनाओगे। ये कौन है, डॉक्टर अभयानंद है? अब देखो ये दोनों कहां जमा हो जाएंगे, H प्लस और कॉपर +2 कहां जमा हो जाएगा, यहाँ। और ये OH माइनस और Cl माइनस कहां जमा हो जाएगा, एनोड। अब दोनों में से कंपटीशन होगा, तो हाइड्रोजन और कॉपर में देखेंगे तो हाइड्रोजन यहां है और कॉपर यहां है, कौन रिड्यूस होना चाहेगा। तो यहां हम रिएक्शन हाइड्रोजन का नहीं करवाएंगे, किसका करवाएंगे, कॉपर का। तो एट कैथोड, तो कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, कॉपर। यानी कॉपर एक्वस में से यानी सॉल्यूशन में से निकल निकल के इस रॉड पे जमा होता चला जाएगा। और एनोड पर अब अभी अभी बोला कि OH में और क्लोरीन में कभी भी कंपटीशन होगा तो किसको जिताना है, क्लोरीन को। तो मैं डायरेक्ट लिखूं 2Cl -2 इलेक्ट्रॉन बन गया Cl2। तो कॉपर इज डिपोजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन इज इवॉल्व एट एनोड।
कई जने का आंसर आया भी है। क्लियर ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दोनों को ऐड कर दोगे रिएक्शन ओवरऑल हो जाएगा। ठीक है, अब तुम बताते जाओगे, मैं पूछता चला जाऊंगा। ये लिख लिए ना। नेक्स्ट बताओगे एक्वस MgSO4 का। नेक्स्ट बताओगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस MgSO4। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस MgSO4। बताओ कैथोड पे क्या बना, एनोड पे क्या बना, यही बताना। हर बार क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा कि कैथोड पे क्या बना, एनोड पे क्या बना। लॉजिकल बताओ और ऊपर ट्रिक लिखा हुआ है, यूज करो ट्रिक को। एट कैथोड सृष्टि का आंसर है H2, एट एनोड SO4। फाइनली आंसर बताओ कि क्या बनेगा। हर क्वेश्चन में एक लॉजिक आएगा ना। मीका गुजर हाइड्रोजन बनेगा कैथोड पे, एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे काई बनतो, काई नहीं। चलो यहां पर MgSO4 है तो वाटर दे देगा H+ और OH-। कॉपर प्लस 2 हो जाएगा और क्लोरीन माइनस होगा। ये और ये जमा हो जाएंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और ये जमा हो जाएगा यहाँ पे। तो एट कैथोड, एट, अच्छा मैं किसका कर रहा हूं, मैं वही लिख दिया। यहां क्या हो जाएगा SO4-2 Mg, एक यहां होगा OH-। ठीक है, कुल मिला के यहां पर क्या जमा होगा, यहां पर जमा हो जाएगा H+ और Mg+2, और यहां क्या जमा हो जाएगा SO4-2 जमा हो जाएगा, और क्या जमा होगा OH-। ठीक है, इस दोनों में अगर कंपटीशन हुआ तो कौन जीतेगा, लिक बास्टर काना, मग पीछे हाइड्रोजन आगे, तो हाइड्रोजन रिड्यूस होना चाहेगा, तो हम इसका रिएक्शन लिखेंगे, इसका नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर Mg डिपोजिट नहीं होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म हाइड्रोजन। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनोड पे, एट एनोड। अब एनोड में आ गया हमारा बारी SO4-2 और OH- का। अब हम फंस गए इस चक्कर में कि SO4 कहीं दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा है तो हम बेवकूफ हैं। यहां पर बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +6 है ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या ये ऑक्सीडाइज होकर +7 में जाना चाहेगा, कभी नहीं जाएगा। जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये SO4 अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीडेशन कभी इसका नहीं होगा। तो एक ही बचा, तो इसमें हमें ये चीज नहीं देखना है कि कौन किसका कंपटीशन है, हमें ये देखना है कि इसमें ये मैक्सिमम अगर कोई भी स्पीसीज एनायन अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो रिड्यूस ही होगा, ऑक्सीडाइज कभी नहीं होगा। और इसको ऑक्सीडाइज करना था तो हम कर ही नहीं पाएंगे। अब यहां लिख देंगे डायरेक्ट OH, और ये तो मेरी रिएक्शन याद करके रखना पड़ेगा, और यहाँ ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा 4 इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है, लूज करता है, क्योंकि बाद में 4 इलेक्ट्रॉन से काम आएगा। यहां बनता है O2 + 2H2O। तो कुल मिला के ये है कि यहां पर एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगा।
इसमें लॉजिक क्या मिला कि अगर कोई भी स्पीसीज या एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन वहां नहीं होगा और नॉर्मली फिर दूसरा एलिमेंट का अपने आप होने लगेगा। इसमें कंपटीशन नहीं देखना है, ठीक है ना। तुम्हारे वॉल्यूम में ये पूरा एक बॉक्स ही बना के दिया हुआ। अब नेक्स्ट लिखो फ्यूज्ड MgCl2, जो वॉल्यूम में दिया वही मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब बस पूछने वाला काम रह गया है। फ्यूज्ड MgCl2, फ्यूज्ड MgCl2, फ्यूज्ड MgCl2। और जो रॉड यूज किया गया है वो प्लेटिनम और प्लेटिनम या ग्रेफाइट का है। फ्यूज्ड MgCl2। बताओ कैथोड एनोड पे क्या बनेगा? कैथोड पे पहले इसमें से फ्यूज्ड MgCl2 है तो यहां पर जमा हो जाएगा क्लोरीन और यहां क्या जमा हो जाएगा Mg+। यहां वाटर का पार्टिसिपेशन हम नहीं लेंगे, सिंपल सा रिएक्शन है। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, यहां कैथोड पे बन जाएगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा और Mg अगर दो यहां तो कोई कंपटीशन है नहीं, Mg अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया ये बन जाएगा Mg, ये सॉलिड और ये एक्वस, यानी इस सोल्यूशन में से निकल के और इस पे डिपोजिट होता चला जाएगा और एनोड पे बन जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2Cl- और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज किया बन जाएगा क्लोरीन गैस। तो यहां पर क्लोरीन गैस इवॉल्व होगा और यहां पर Mg डिपोजिट होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑन कैथोड मैग्नीज इज फॉर्म्ड एंड ऑन एनोड क्लोरीन इज फॉर्म्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट बनाओ फ्यूज्ड NiCl2, फ्यूज्ड NiCl2। तुम्हें वॉल्यूम में, तुम लोग वॉल्यूम ले लिए है? ले लेना आ गया है, वॉल्यूम आ चुका है, आया ना? हाँ, PDF से पढ़ते पढ़ते आंख खराब हो जाएगा। ऐसा ना हो कि 12th के पेपर दे रहे आंख भी खराब हो जाए, दिमाग भी खराब हो जाए। तो बताओ फ्यूज NiCl2 में क्या क्या बनेगा? निकेल और क्लोरीन बनेगा ना, ठीक। यहां क्या जमा हो जाएगा? निकेल +2 और यहां क्या जमा हो जाएगा? क्लोरीन। अब लिख सकते हैं ना डायरेक्ट, तो यहाँ निकेल डिपोजिट होगा और यहाँ क्या डिपोजिट होगा? क्लोरीन गैस डिपोजिट। ठीक है, एक मैं अब अलग हट के बता दे रहा हूं, बाकी तुम्हें होमवर्क के लिए दे दूंगा। ये अब ऐसे नॉर्मली कर लोगे ना, जहां कंपटीशन आएगा तो यहाँ निकेल डिपोजिट होगा, रिएक्शन लिख सकते हैं ना। निकेल, निकेल जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, क्या बन जाएगा? निकेल सॉलिड बन जाएगा और ये एक्वस सॉल्यूशन मेटल। देखो मेटल अक्सर कहां डिपोजिट हो रहा है? कैथोड पे निकेल डिपोजिट हो रहा है, मैग्नीशियम यहाँ डिपोजिट हो रहा था, सोडियम डिपोजिट हो रहा था और इधर गैस निकल रहे हैं नोड पे। तो मैं एक और बता दे रहा हूं इसमें अलग टाइप एक्वस, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस अगर हम करेंगे तो मान लो हमारे पास एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन है और हमारा जो रॉड है इस बार वो कॉपर का रॉड है। तो ध्यान रखना जिसका सॉल्यूशन लिया जाए और उसी का रॉड लिया जाए, या सिल्वर का मान लो हमने सॉल्यूशन लिया और सिल्वर का ही हमने रॉड ले लिया,
तो ये तुम्हें लिख के देगा तो क्या करोगे, सिल्वर का ही सॉल्यूशन है और सिल्वर का ही रॉड है। तो ध्यान देना इसमें कैसे करेंगे। अगर मान लो ये कॉपर सॉल्यूशन CuSO4 का सॉल्यूशन है, एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन है, और ये कॉपर का रॉड है और ये भी कॉपर का रॉड है, ये कॉपर का है, ये कॉपर का है। तो इसमें हमें ज्यादा कंपटीशन के बारे में नहीं सोचना है और कौन क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचना है। यहां पर सॉल्यूशन में कौन है, कॉपर +2 है, ठीक है। अब क्या होता है यहां पर एनोड पे क्या होता है, अब इस केस में यही जो कॉपर का रॉड है वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाता है। अभी तक जो था, जो रॉड था वो नॉट इलेक्ट्रोड था, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता था। लेकिन जिसका अगर सॉल्यूशन होगा उसी का रॉड होगा तो वो रॉड रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, और ये रॉड धीरे धीरे रिएक्शन होकर डीके होने लगेगा। और ये रॉड जो सॉलिड फॉर्म में था, यानी ये कॉपर का जो रॉड सॉलिड फॉर्म में था, धीरे धीरे अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर +2 एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये धीरे धीरे सॉल्यूशन में आके मिलता चला जाएगा, ये डीके होने लगेगा। ये काम कब होगा, जिसका सॉल्यूशन है और उसी का रॉड है, तब ये काम होगा, दूसरे केस में नहीं होगा। समझ में आया क्या। अब यहां कैथोड पे जो होगा, कैथोड पे जो क्या होगा, जो यहां सॉल्यूशन में है, जो एक्वस में है, वो जो एक्वस वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और कॉपर सॉलिड में बदलने लगेंगे, और यहाँ के कॉपर यहां डिपोजिट होने लगेगा, यानी कि ये रॉड डीके होता चला जाएगा और ये रॉड वेट बढ़ता चला जाएगा इसका। तो एक एनोड पे कॉपर का डीके होगा और कैथोड पे डिपोजिट होगा। इसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर, रुद्रब, यानी जिसको हमें अगर प्यूरिफिकेशन करना होता है तो ये इम्प्योर कॉपर होता है और उसमें से करके इधर प्योर निकाल लेते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ये मैंने बता दिया, कल कुछ एग्जाम्पल और दे देंगे और कल हम पढ़ाएंगे फैराडे लॉ। अभी इसके 5-6 एग्जाम्पल और करवाएंगे। टाइप खत्म हो गया, मतलब इतना ही टाइप है, लेकिन 1-2 और बताएंगे तुम्हें कि इलेक्ट्रोलाइसिस और कैसे कैसे होता है। अदरवाइज मतलब जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस का इतना ही है। कंपटीशन में आएगा ये तुम्हारे सामने है। दूसरा बात ये है कि OH में और Cl में हमेशा क्लोरीन को जिताना, और तीसरा ये है कि जिसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो कभी उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। और चौथा ये है कि अगर जिसका तुम सॉल्यूशन लिए और उसी का रॉड लिए तो वो कंपटीशन नहीं देखेगा, वो उसका कॉपर एक रॉड डीके होने लगेगा और एक रॉड उस पर डिपोजिट होने लगेगा। तो 4-5 चीजें याद रखना है। कल हम फैराडे लॉ से अभी इसके और 1-2 क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, वाटर का करोगे तो क्या आएगा कल बताना मेरे को। केवल वाटर ही वाटर है, प्योर वाटर है। वाटर का करोगे तो क्या बनेगा, चलो कल बताना मेरे को।